शक्ति, क्या हमारे प्रदेश में बीजेपी हजका गठबंधन का अंकगणित इतना उलझा हुआ है जिसके लिए माइक्रो सर्वे की जरूरत पड़े, कहां एक एक वोट कैसे कैसे सेट होगा और उसके बाद सीटों का ऐलान होगा। 2 और 8 की शेयरिंग पहले से थी, लेकिन वो 2 कौन सी होंगी इसका ऐलान भर नहीं किया गया। बाकी प्रदेश में जानता बच्चा बच्चा है। जी, मैं आपको बता दूं राजीव, इसमें बहुत मामला उलझ गया है, क्योंकि यह कह रहे हैं कि सर्वे, जवाहर जी ने कहा सर्वे कर रहे हैं। अब सर्वे किस बात का कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि सर्वे इस बात का हो रहा है इनेलो के साथ ज्यादा फायदा है या हजका के साथ ज्यादा फायदा है। उन्होंने कहा रिस्क नहीं लेना चाहते, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो सीटें चाहिए। अब सीटें हजका के साथ कितनी आ सकती हैं सब जानते हैं, इनेलो के साथ कितनी आ सकती हैं सब जानते हैं। तो मुझे लगता है सर्वे इस बात का चल रहा है कि आगे इनेलो के साथ गठबंधन किया जाए या गठबंधन हजका के साथ रहे। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जो स्टेट इकाई के हिसाब से गठबंधन हजका के साथ बीजेपी का ज्यादा अच्छा है और आसान है, लेकिन इनेलो के साथ होगा तो जो स्टेट की बीजेपी इकाई है उसको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मुझे लग रहा है कि मामला उलझ रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों राजनीतिक दलों ने, इस पूरे गठबंधन ने अपनी अपनी सुविधा से एक दूसरे को समय दे दिया, यही स्थिति है। सब कमेटी के गठन के ऐलान का हम यही मतलब समझे कि तुम भी देख लो और हम भी देख लें, उसके बाद जो फायदा नुकसान होगा उसके हिसाब से चीजें तय कर लेंगे। सियासत में जो भी फैसले हैं नफा नुकसान को देख कर लिए जाते हैं, और ऐसा ही लगा जैसे कि आज पहले से तय था कि 30 सितंबर को कोई बड़ा फैसला होने वाला है, तो सीटें तय हो जाएंगी, उम्मीदवार तय हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चाय कॉफी पी और सब लोग घर लौट आए। शर्मा जी, ये नफा यादव जी तो देख सकते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान में है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, ना इसमें कुछ देखने की बातें हैं। बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है, ये चट्टान की तरह मजबूत गठबंधन है, और इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस चीज की स्पष्टीकरण चंडीगढ़ के अंदर भी दे चुके हैं और बार बार वो दे चुके हैं। ठीक है, उससे बड़ी कोई हम यादव जी आपके पास आएंगे, जवाहर यादव जी आपके पास आएंगे। संपत सिंह जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। संपत सिंह जी, ये जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, ये सही है कि हजका बीजेपी गठबंधन का मसला है, लेकिन एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, एक नेता होने के नाते इस गठबंधन का भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो कहा गया था 30 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वो अब धुंधली सी नजर आ रही है। अब सब कमेटियों का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, मैं मीडिया का बहुत ही आदर करता हूं, और जब भी मीडिया मुझे किसी बहस के लिए बुलाता है मैं हाजिर रहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी बहस का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ केवल मात्र हजका और बीजेपी का मुद्दा रह गया, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों के गठबंधन की आज मीटिंग थी, और जैसे आपके माध्यम से हमें भी ये पता लगा था कि आज फैसला होने वाला है कि कौन सी सीटों पर हजका लड़ेगी या कौन सी बीजेपी लड़ेगी। अब क्या बीच में गांठ आई है, ये तो यही साथी, मेरे सम्मानित साथी बैठे हैं, यादव जी और शर्मा कांग्रेस पार्टी की रणनीति, और ये भी तत्कालीन आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक ये सीनियर संपत जी नहीं, कांग्रेस पार्टी की रणनीति तो बराबर है। देखिए, हमारे सामने तो चाहे विपक्ष की कोई पार्टी हो, चाहे वो हजका हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आईएनएलडी हो, हमारे सामने तो सब लोग बराबर हैं। अब फैसला इन लोगों ने आपस में करना है, किसको मिलके लड़ना है या किसको कहां से लड़ना है, ये फैसला इन लोगों के पाले में है। हमारे पाले में तो सीधी सी बात है, हमने तो सबसे मुकाबला करना है। संपत जी, बुनियादी तौर पे, निजी तौर पे भी आपसे सवाल जुड़ा हुआ है। पिछली बार नलवा से आपने जसमा देवी को हराया था, उस बार हजका अकेली थी, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ आएगी तो मुकाबला आपके लिए भी मुश्किल होगा। नहीं, देखिए साहब, मैं ये चीजें कभी नहीं देखता परमार साहब कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मेरा काम ये होता है कि जहां मैं बैठा हूं, जो जिम्मेदारी मुझे वोटर ने और पार्टी ने लगाई है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूं। मैंने 2 चुनाव हार भी लिए हैं, 6 जीत भी लिए हैं, और अब भी मेरा ये ध्यान रहता है कि मैं समाज का भला कर कैसे कर पाऊं, कि मैं ऐसा काम करूं जिससे लोग मुझे याद रखे जाएं। बाकी तो कई बार पता नहीं किसकी हवा कब बन जाती है, कौन कैंडिडेट जीत जाते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी के रामचंद्र बैंदा जी है, आज बहुत बड़ा उन्होंने कद पा लिया, 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर बन लिए हैं। 1951 में उनका गांव भी मेरे भट्टू कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता था, ठीक है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था 1991 में, मेरे सामने लड़ा था। तो उनके 600 वोट आए थे, उनका अपना गांव भी था, रिश्तेदारियां भी थी, केवल 600 वोट राष्ट्रीय पार्टी को मेरे सामने चुनाव लड़े जब आए थे। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि नलवा से बीजेपी का और हजका का इकट्ठा होगा या अलग अलग होगा, या लोकदल का इकट्ठा होगा या अलग अलग होगा। मुझे चिंता केवल मात्र वहां के इलाके की समस्याओं का, वो मैं हल कर रहा हूं। मैं ऐसे गणित में कभी नहीं जाता, मैं अपना गणित देखता हूं, दूसरे घर की तरफ झांक के नहीं देखता। और न ही मैं इस बार आपके लिए क्या गणित मुफीद बैठ रहा है? इस बार आपके लिए क्या गणित मुफीद बैठ रहा है? हम दायरे को थोड़ा सा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी
मेरे लिए तो जी सभी गणित ठीक बैठते हैं, क्योंकि मेरा एक पॉजिटिव सोच वाला आदमी हूं। मैं दूसरे की नेगेटिविज्म में वोट लेके नहीं चुनाव जीतना चाहता। मैं जीतना चाहता हूं चुनाव की जो कुछ मैंने किया है उस आधार पर मेरे मतदाता मुझे वोट डालें, न कि मैं कोई दूसरों की कमियां निकाल कर इनमें ये कमियां है उनमें वो कमियां है। मेरी आदत नहीं, आप देख रहे हैं मैं एक बहुत ही चिंतक के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में काम करता हूँ। मैं दूसरों से सीखता जरूर हूँ, अच्छी कोई आदत हो तो किसी में, लेकिन बुरी आदत को अपनाता नहीं। मुकाबला भाजपा और बीजेपी अगर मिलकर लड़ते हैं, इनेलो और बीजेपी मिलकर लड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा जो गठजोड़ है ज्यादा मजबूत होगा कांग्रेस के लिए मुकाबला कर पाने में? देखिए, मैं अब मेरे लिए तो सारे गठजोड़ मजबूत होंगे, मैं किसी को कमजोर नहीं मानता। सीधी सी बात है, मैं क्यों किसी को कमजोर आंकूं? सभी पहलवान बराबर है। मैं तो सभी को, तीनों पार्टियां हैं, किसका गठबंधन कब हो जाएगा ये कुछ नहीं कह सकते। ये तो यही लोग बता सकते हैं या समय बता सकता है। जिस तरह के अखबारों में खबरें आ रही हैं, आप लोगों के मार्फत चैनल में खबरें आ रही हैं, हम तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि जनता में कंफ्यूजन पैदा होता जा रहा है। संपत जी, जवाहर यादव जी ने अभी कहा कि देश, ये बात जरूर है, जवाहर यादव जी ने अभी कहा कि देश की जनता मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, उसमें कहीं चूक न रह जाए, इसलिए एक सर्वे कराया जाएगा सब कमेटियों के जरिए कि सीट शेयरिंग कहां कहां और कैसे कैसे हो। आपको लगता है प्रदेश में कि नरेंद्र मोदी की लहर सी चल रही है देश में? देखिए, नहीं जी, मैं ये कहता हूं जो देश की जनता का नाम लेते हैं, देखिए अब हर पार्टी अपना नाम लेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हजका पार्टी का कार्यकर्ता और अकाली दल का कार्यकर्ता को छोड़ के कोई भी ये नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, केवल मात्र एक स्टेट से को उठ के कह दिया जाए, प्रचार कर दिया जाए, गुजरात से हरियाणा प्रदेश आप करीबन 33 पैरामीटर में आगे हैं। आपको पता है उत्तराखंड में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, उसके बाद बहुत बड़ी स्टेट थी कर्नाटक में हुए, उनका कोई प्रचार नहीं हुआ। एक गुजरात का प्रचार इतना गया मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कर्नाटक गुजरात से कई गुना बड़ी स्टेट है, उसका कोई जिक्र नहीं है कि बीजेपी से छीनी थी कांग्रेस पार्टी ने। तो मेरा कहने का मतलब है केवल मात्र जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जी, ये एक हवा बनाने में लग रहा है, बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो पॉलिसी कभी भी डिबेट में नहीं आई है, पब्लिक डिबेट में नहीं आई है। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कभी डिबेट में नहीं आई। पहली बार नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी को डिबेट में लेकर आए हैं, जबकि ऐसा वक्त भी था, कांग्रेस का राज था और अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक सम्मानित तो सदस्य होने के नाते और हिंदी भाषा में भाषण देने के लिए यूएनओ में भेजा गया था अपोजिशन पार्टी के होते हुए। इसलिए जिस तरह से आज कीचड़ उछाला जा रहा है विदेश नीति के ऊपर और डिफेंस नीति के ऊपर, ये बहुत ही एक किस्म की शर्मनाक बातें राजनेताओं द्वारा कहे जाने पर। आप आलोचना कर लो एक दूसरे की। एनआरआई को भाषण दे रहे हो, दूसरे देश के लोगों को आप भाषण दे रहे हो और उस भाषण में हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हो। अगर हम किसी स्टेट में जाएंगे, कर्नाटक में चले जाए, मैं अपोजिशन में हुआ करता था, बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, अपने आपके आरोपों पर जवाहर जी कुछ कहना चाहते हैं? संपत जी, आप कह रहे हैं उसका जवाब देना चाहते हैं जवाहर यादव, उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इससे पहले नहीं जी नहीं, मैं कहता हूं एक मिनट ठीक है, कहिए सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपका आदर करता हूं, इसलिए इस डिबेट में मैं आ गया, आपका आदर करता हूं, ठीक है, लेकिन जवाहर यादव जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता है या गठबंधन में है, लेकिन जवाहर यादव जी के लिए सवाल नहीं है मेरा, ये सवाल तो बीजेपी के जो हाईकमांड के लोग हैं। देखिए, मैं उनके साथ मैंने काम किया है। अब नरेंद्र मोदी जी तो यहां भी आगे कह गए मैंने चौधरी देवलाल जी के साथ काम किया है, उन्होंने कभी भी चौधरी देवलाल जी के साथ काम नहीं किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा आपकी इसी बात का जवाब हम लेंगे, आप जो बात कह रहे हैं उसी बात का जवाब हम जवाहर यादव से लेंगे। संपत जी, बड़ी माफी के साथ आपको नहीं है जी, जवाहर जी कोई नहीं, जवाहर जी नहीं दे सकते। आप जो कह रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया तो लेंगे कम से कम, वो भी बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता है। संपत जी, बड़ी माफी के साथ नहीं, आप लीजिए, प्लीज लीजिए आप, लेकिन कोई जो लोग कोई इस बात का मेरा जवाब दे सकते हैं उनसे लीजिए। अब यूं उनसे भी लेने की कोशिश की जाएगी, संपत जी, उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जाएगी। हम रामविलास शर्मा जी से भी आपके आरोपों पर प्रतिक्रिया लेंगे, उन लोगों से प्रतिक्रिया ले तो लेंगे, अदरवाइज ठीक है संपत जी, हम रामविलास शर्मा जी से आपके आरोपों पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आप रहे हमारे साथ, जवाहर जी आ रहे हैं हमारे साथ।